फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे घटना चक्र का पीवाईक्यू क्वेश्चन। आज फिजिक्स का क्वेश्चन शुरू करेंगे, सामान्य विज्ञान जो हमारे जीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप TRE-4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो आइए देखते हैं, आज पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का। भौतिक विज्ञान, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए दिया है कूलाम, ऑप्शन बी दिया है वोल्ट, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और यह 1 एम्पियर 1 कूलाम सेकेंड के बराबर होता है। यह कौन सी राशि है? तो यह अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एंगस्ट्रॉम इकाई है। ऑप्शन ए है तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी है ऊर्जा की, ऑप्शन सी है आवृत्ति की, ऑप्शन डी है वेग की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है? तो तरंगदैर्घ्य की। और इसके एक्सप्लेनेशन में दिया है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10⁻10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है दूरी और ऑप्शन बी है गति। ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दूरी। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? तो दूरी होती है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन ए दिया है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी दिया है सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन सी दिया है जर्मेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप से इनमें कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, जिनका वाणिज्य रूप से उपयोग होता है, और ये मानव निर्मित होते हैं। कार्टज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो, टेलीविजन आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है विद्युत धारा, ऑप्शन डी है कार्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं, और मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इनमें किसी एक को अन्य मात्रा में बदला या उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वो मीटर मात्रक है। तो मीटर किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है प्रतिरोध का, ऑप्शन बी है चालकत्व का, ऑप्शन सी है प्रतिरोधकता का, ऑप्शन डी है आवेश का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिरोधकता का। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता उससे पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका एसआई इकाई ओम मीटर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई है। ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी है वाई का, ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता का।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज में मापा जाता है, तो किसको मापा जाता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मा, ऑप्शन डी गुणवत्ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आवृत्ति। एसआई का मात्रक, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसका संकेत एच जे है। एक समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति तक सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए हर्ट्ज में, ऑप्शन बी मीटर सेकेंड में, ऑप्शन सी रेडियन में, ऑप्शन डी वाट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हर्ट्ज में। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है कूलाम, ऑप्शन डी है वाट। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शन ए है 100 से 400 nm, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 400 से 700। आगे देखिएगा, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन ए दिया है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है पायरोमीटर, ऑप्शन डी है लेक्टोमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से जल या द्रवों के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब क्या है? तो अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिसमें सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन है, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। दाब क्या है? तो दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं? तो पास्कल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाब का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है किलोग्राम प्रति मिलीमीटर, ऑप्शन डी है किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है त्वरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दाब। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण और संवेग आदि। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, आयतन है, दाब है, चाल, दूरी, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है इसको ज्ञात करने के लिए, इसलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल, आघूर्ण, ऑप्शन डी है विस्थापन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गति। गति सदिश राशि नहीं है। गति क्या है? तो गति अदिश राशि है। और ये तीनों वेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण, ये सारे सदिश राशि हैं। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, कि यदि धरती पर घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए, मतलब घूमने की उसकी गति यानी कि घूर्णन कहते हैं उसको, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? उस वस्तु का मतलब भार क्या होगा?
बढ़ेगा, घटेगा या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसका वजन घट जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल को कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए दिया है प्रतिबल, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है विकृति, ऑप्शन डी है दाब। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी दिया है। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक वोल्ट व्यक्त किया जाता है? तो एक जूल प्रति कूलाम, एक कूलाम प्रति जूल, या एक जूल कूलाम, या डी है एक जूल कूलाम प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक जूल प्रति कूलाम। एक वोल्ट को एक कूलाम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक वोल्ट बराबर क्या होता है? तो एक जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है। इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का 1/6 होता है। तो भार बराबर 1/6 और पृथ्वी का भार, तो पृथ्वी का सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। तो इसलिए 1/6 गुणे 100 किया है। तो इसका आंसर 100 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 16.67 न्यूटन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सही कथन चुनना है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। ऑप्शन बी दिया है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन सी है बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन डी है बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति इसकी क्या होती है? तो न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का क्या कारण है? ऑप्शन ए दिया है कि प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी दिया है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का व्यतिकरण, जिससे पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण अनेक रंगों की सुंदर दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप से न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित मूल कण होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिसके कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672
इंटू 10⁻27 kg होता है। इसकी खोज क्रमशः ई गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ऊर्ध्वपर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है, तो ऑप्शन ए क्वथनांक, ऑप्शन बी है गलनांक, ऑप्शन सी है हिमांक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था एक साथ रहती है त्रिक बिंदु कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, 611.657 पास्कल वायु दाब पर 273.16 केल्विन 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जलवाष्प एक साथ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्मिक किरणें हैं। ऑप्शन ए आवेशित कण है, ऑप्शन बी अनावेशित कण है, ऑप्शन सी आवेशित और अनावेशित दोनों कण है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आवेशित कण है। कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए है ग्लोबल, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है जनरेशन, ऑप्शन डी है गूगल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरेशन का प्रयोग किया गया जी शब्द के लिए। 2G दूसरी पीढ़ी का बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जनरेशन पीढ़ी के लिए उपयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक कौन है? तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाट ने 1935 में पहला प्रायोगिक रडार का व्यवस्था किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। तो रडार का उपयोग व्यवस्था किसने किया था? तो जेम्स वाटसन ने 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 ईस्वी में किया गया था। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 ईस्वी को किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया के द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल कहते हैं। हिग्स बोसान कण खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम के डब्ल्यू एगल्टर 2013 के भौतिक विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो देखिएगा, हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी, यानी दो लोग ने खोज किया था। तो ब्रिटेन के कौन से थे? तो पीटर डब्ल्यू हिग्स थे। और बेल्जियम के कौन थे? तो डब्ल्यू एगलर्ट थे, जो 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कैसे प्राप्त हुआ, मतलब किस सन में प्राप्त हुआ था? तो 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था सीवी रमन को। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं। उन्होंने 1930 ईस्वी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अन्य लोगों का देखिएगा, भारत से संबंध नोबेल पुरस्कार किस सन में किसने प्राप्त किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में, और सीवी रमन तो भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में। हरगोविंद खुराना तो चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में। चंद्रशेखर तो इनको कब मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में। और मदर टेरेसा को शांति के लिए किस सन में पुरस्कार दिया गया था? तो 1979 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए किस सन में पुरस्कार दिया गया था? तो 1998 ईस्वी में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को
किस सन में पुरस्कार दिया गया था? तो बी रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में 2009 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के जो थे उनको कब मिला था? तो 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिएगा कौन सा है, ये है पहला रविन्द्रनाथ टैगोर का कि साहित्य के लिए 1913 इसमें बार बार पूछता है। और ये सीवी रमन 1930 में, हरगोविंद खुराना चिकित्सा के लिए, और मदर टेरेसा शांति के लिए 1979 ईस्वी में। ये 4 ठो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1/1000 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इसका आंसर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका देखिएगा फार्मूला से इसको निकालते हैं। ये फ़ारेनहाइट है 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32। तो जहाँ सी किसके लिए दी तो सेंटीग्रेड तापमान के लिए, और एफ किस लिए तो फ़ारेनहाइट तापक्रम के लिए। तो अगर फ़ारेनहाइट का निकालना है तो इसके जगह पे 9.5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 40 और प्लस 32। तो 72 प्लस 32 कितना होगा 104 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है रंगीन पदार्थों की पहचान हेतु, ऑप्शन बी है पदार्थों की संरचना के निर्माण में, ऑप्शन सी है रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसंजन में, ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग विभिन्न पदार्थों को अलग करने में किया जाता है, और इसका उपयोग मुख्यतः विटामिन प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। क्रोमेटिन तकनीक का उपयोग पदार्थ के उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर 1 से अधिक होगा। जिसमें नहीं दिया है तो इसको ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन है कि गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। इसके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों और वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बल गुणनफल है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी है भार और वेग का, ऑप्शन डी है भार और त्वरण का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ए बराबर क्या होगा v माइनस यू बटा टी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह अपकेंद्र पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वॉशिंग मशीन अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है, तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह कपड़ा साफ करने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है आयतन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयतन सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। और विस्थापन, बल और वेग यह सदिश राशि है। सदिश राशियाँ वे हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, बल सदिश राशि है। और अदिश राशि वह है जिसमें केवल परिणाम बताता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो आयतन क्या है? तो आयतन एक अदिश राशि है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग इक्वल टू क्या होगा, तो m भी होगा, और वेग और संवेग का अनुपात p/v इक्वल टू mv/v इक्वल टू m होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा, तो 1000 मीटर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 किलोमीटर दूरी इक्वल टू 1000 मीटर, और 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 1000 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 1 डेकामीटर होगा, और 100 सेंटीमीटर बराबर तो 1 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार लग रहा है तो बल क्या होगा? तो यह बल होगा लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। पंख, रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद निर्वात में सारे एक साथ पहुंचेंगे जमीन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध 0 होने पर पंख, रबड़, गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक अगर एक साथ गिराए जाते हैं तो तीनों क्या होंगे, एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, और उसका अंतिम वेग क्या होगा, तो v इक्वल टू √2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच और निर्वात जल वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, मतलब चारों में, ये जो कांच है, निर्वात है, जल है और वायु है, तो इसमें से किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो कांच का, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का बड़ विक्षेपण संभव है? ऑप्शन ए है प्रिज्म द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिज्म द्वारा। जब सूर्य को श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, मतलब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तनांक के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी बड़ों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियां बनाई जाती है, यह प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन ए कम चमक वाला एक घोड़ा, ऑप्शन बी काली पट्टियों का एक जेब्रा, ऑप्शन सी काली मिट्टियों का एक घोड़ा, ऑप्शन डी एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कम चमक वाला एक घोड़ा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियां बनाई जाती है। काले रंग की पट्टियां केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती है, लेकिन इसमें कोई छाया नहीं बनाती क्योंकि वो काफ़ी पतली होती है, इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। किसी एकांक क्षेत्र पर से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि तीव्रता कहते हैं। समांतर प्रबलता और तीव्रता को आपस में परिभाषित समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटोवोल्टिक सेल, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला क्वेश्चन है आज का, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है रोलिंग घर्षण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रोलिंग घर्षण। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बॉल बेयरिंग छोटी गेंदनुमा और गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर देखिएगा, ऑप्शन ए संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर वह गेंद पर लगने वाले बल संवेग परिवर्तन की दर को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे तरंगों का उदाहरण है। तो अंधेरे तरंगों का उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है रेडियो तरंग, ऑप्शन बी है ध्वनि तरंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ध्वनि तरंग। अंधेरे तरंगों का उदाहरण क्या है? तो ध्वनि तरंग। इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या दिया है। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अंधेरे तरंग कहते हैं। यदि ध्वनि तरंग अंधेरे तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि तरंग के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है। तो ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी है चाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आवृत्ति। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि अंधेरे तरंग होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो देखिएगा, जब ध्वनि एक दूसरे माध्यम से मतलब दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग क्या होती है? ऑप्शन ए तिरछी, ऑप्शन बी अंधेरे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंधेरे। इसका एक्सप्लेनेशन है, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस द्रव गैस वायु की आवश्यकता होती है। गैस और वायु में ध्वनि तरंग अंधेरे होती है। तो ध्वनि तरंग क्या होती है? तो अंधेरे होती है क्योंकि इसके माध्यम में घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है ऊर्ध्वापार्षण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सब्लिमेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। नेफ्थलीन ऊर्ध्वापार्तन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापार्तन कहते हैं। ऊर्ध्वापार्तन वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बटा समय। पी को शक्ति कहते हैं और डब्लू को कार्य और टी को समय। तो पी इक्वल टू डब्लू बाई टी इसका फार्मूला हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है और इसका मात्रक क्या है? तो जूल प्रति सेकेंड है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसका मात्रक बताइए और या इसकी इकाई क्या है, या इसका फार्मूला भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विविध धारा, ऑप्शन सी डी है पोटेशियम मीटर विद्युत वाहक बल, ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। तो ये वाला मैचिंग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन और डायनमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि उसको इंग्लिश में मैकेनिकल को कहते हैं, जिसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेड प्रकाश उत्सर्जक डायोड में कौन सा कथन गलत है?
तो ऑप्शन ए दिया है, लेड प्रकाश स्रोत ऊर्जा को खपत करते हैं। ऑप्शन बी दिया है, लेड प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। ऑप्शन सी दिया, लेड में मतलब पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देखिएगा, लेड ट्रैफिक सिग्नलों में लाइट में उपयोग किया जाता है। तो ये सही है, ए बी और डी सही है और सी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेड एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पादन करता है। इसके मिश्रण में गैलियम फास्फाइड और इंडियम गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें पारा का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, केंद्र विमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए दिया, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति। ऑप्शन बी दिया है, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी दिया है, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना। ऑप्शन डी दिया, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती रहती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहां अभिकेंद्रीय या केंद्रभिमुखी बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ये 68वीं पीपीएससी का क्वेश्चन है 2023 का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा से उस ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक कहते हैं, जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जा सकता, कोई ऊर्जा रूपांतरित नहीं होता है। यह गतिशील स्थिति में घर्षण के विरुद्ध गति होती है, जिससे ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, तभी अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है और बस में बैठे यात्री ऑप्शन ए दिया है, दाईं ओर झुकेंगे। ऑप्शन बी दिया है, बाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे। ऑप्शन सी दिया है, बाईं ओर झुकेंगे। तो जब बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक जब दाईं ओर मुड़ लगी तो हम लोग बाईं ओर झुकेंगे। ये आप लोग कभी जाते हुए बस में बैठे हो तो फील कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व तो बदल जाता है, लेकिन यात्रियों का जड़ता अभी भी सीधी दिशा की ओर रहती है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है, अर्थात स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो देखिएगा, अन्य वाद्य यंत्रों के आवृत्ति के साथ साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी भी संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व एक सितार तनाव को समायोजित करने और तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह सितार के तार की आवृत्ति को समायोजित करता है। ज्ञात है कि समायोजन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के भीतर आवृत्ति के घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों की आवृत्ति के साथ साथ मिलाने हेतु एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है। इसको आइए सॉल्व करके देखते हैं। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जले तो इकाई बिजली का खर्च होगी। तो इकाई बराबर कितना वाट होगा, तो 100 गुणे वाट करेंगे तो 10 घंटा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा 1000 वाट घंटा, यानी कि किलोवाट घंटा में 1 यूनिट होगा। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.4
403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4.70 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डायनोमो। डायनोमो क्या है? तो ऑप्शन ए दिया वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी दिया यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। डायनोमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। डायनोमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर में क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, ऑप्शन सी दिया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है 100 डेसिबल रॉ का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो ऑप्शन ए मात्र श्रव्य ध्वनि के, ऑप्शन बी आम बातचीत के, ऑप्शन सी दिया है शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, ऑप्शन डी दिया है मशीन शब्द से आने वाली शोरगुल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव स्थिर रहेगी। जब पिंड से एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उसके परिणामों के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है एस्पार्टेम, ऑप्शन बी है सैकरीन, ऑप्शन सी है सुक्रोलोज, ऑप्शन डी है एटीटेम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुक्रोलोज। इसका एक्सप्लेनेशन है सुक्रोलोज एक कृत्रिम स्वीटनर और चीनी का विकल्प है। अधिकांश अंतःग्रहण सुक्रोज शरीर विभक्त नहीं कर पाता है, इसलिए यह गैर क्लोरीकृत होता है। अतः कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीनित कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है तो वह सुक्रोलोज है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया से। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया से जानते हैं। इसमें किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु देख सकते हैं, दूर की वस्तु नहीं देख सकते। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु देख सकते हैं और निकट की दृष्टि नहीं देख सकते। तो इस अंतर को क्लियर रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा ये निकट दृष्टि दोष में वस्तु को देख नहीं पाता है, मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं और नज़दीक की वस्तु को देख लेते हैं, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका दूसरा नाम मायोपिया है। यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने और लेंस की गोलाई बढ़ने तथा लेंस की क्षमता वृद्धि के कारण होती है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? तो अवतल लेंस के प्रयोग से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है
विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा किस मीटर से नापी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। पोटेशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से नापी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो 7 रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा से, ऑप्शन बी है चाल से, ऑप्शन सी है दूरी से। तो इसका आंसर होगा कि दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है जिसका प्रयोग तारों द्वारा ग्रहों के बीच आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश बराबर क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में ली गई दूरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या है? तो इसकी फोकस दूरी 50 होगी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक डायोप्टर है जिसका प्रतीक डी द्वारा किया जाता है, दर्शाया जाता है। और फोकस एफ को फोकस कहते हैं, मीटर में व्यक्त करें तो एक डायोप्टर बराबर क्या होगा? 1 मीटर पर -1 है। और इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं, एक डायोप्टर कहते हैं, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो अपसारी लेंस की क्षमता धनात्मक प्लस और अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसका फार्मूला देखिएगा क्या है। फोकस दूरी इक्वल टू क्या होगा? तो 1 लेंस की क्षमता, इसको डी से दर्शाते हैं लेंस की क्षमता को, और फोकस दूरी को एफ से। तो एफ इक्वल टू 1/d। डायोप्टर कितना दिया था? तो 2 दिया था, तो 1/2। तो 2 से 1 में भाग देंगे तो कितना होगा? पॉइंट लगाएंगे तो वहाँ 0 हो जाएगा, तो 0.5, या इसको 50 सेंटीमीटर, मीटर में है 0.5। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें 0.5 में 100 सेंटीमीटर से भाग देंगे तो क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन ए है पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर में। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होती है, उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए है निकिल, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अनुचुंबकत्व चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है और लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में प्लेटिनम शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है।
पीतल एक मिश्र धातु है किसका? निकिल और तांबा का, निकिल और जस्ता का, चांदी और जस्ता का, जस्ता और तांबा का। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता का। पीतल एक मिश्र धातु है, मतलब पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। पीतल तांबे का कॉपर जिसको कहते हैं 80% और जिंक 20% से मिलकर बना एक मिश्र धातु है। पीतल का उपयोग बर्तन और तार बनाने में, मशीनों में, कारतूस इत्यादि में किया जाता है। मिश्र धातु के गुण उनके अवयवी तत्वों से प्राय अलग होते हैं। जैसे इस्पात अपने मुख्य अवयव लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्वेत प्रकाश प्रदीप्तिशील ट्यूब में निम्न तार पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रदीप्तिशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? ऑप्शन ए अपेक्षिकता, ऑप्शन बी है बोस आइंस्टीन संघनन, ऑप्शन सी है संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता, ऑप्शन डी है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए और उनकी आविष्कार हेतु 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, अपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे का तापमान को, मतलब कमरे को ठंडा किया जाता है किस तापमान पर या किस गैस को छोड़ने पर? तो ऑप्शन ए दिया, पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, अर्थात ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? तो तार टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रागा शीशा टीन मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघुपतन अतिभारण वोल्टता वृद्धि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाता है तो फ्यूज गल कर टूट जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नुकसान होने एवं संभावित दुर्घटना टल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है शीशा, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है जस्ता। तो ऊष्मा का कुचालक क्या है? तो इसमें पारा है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या दिया है कि कोई भी पदार्थ जो जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो उसे कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच आदि सभी धातुएं ऊष्मा का चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड, शीशा और पारा ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 होती है और पारा की ऊष्मा की चालकता 8.31 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लीजिएगा। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता द्वारा मापन किया जाता है और स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय गति को मापा जाता है, मतलब स्टेथोस्कोप से हृदय गति को मापा जाता है। और बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, मतलब बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा।
तो किए हुए कार्य को किस में प्रदर्शित किया जाएगा? जूल में किया जाएगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य करते हैं। यह एक अदिश राशि है। कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुणे बल की दिशा में किया हुआ विस्थापन। यदि बल को न्यूटन और दूसरी में मीटर प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, अतिचालकता का लक्षण है। तो अतिचालकता का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी है निम्न पारगम्यता, ऑप्शन सी है शून्य पारगम्यता, ऑप्शन डी है अनंत पारगम्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी HKO ने 1853 ईस्वी में प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूने को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके प्रतिरोध की माप की। उनको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि निम्न ताप पर अनेक तत्व और यौगिक ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार दर्शाने वाले पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते। इसमें उनमें ऊर्जा का ह्रास किए बिना विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतः अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपनी सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौरमंडल सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रकाशीय उपकरण है। तो माइक्रोस्कोप है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत द्वारा हाल में ही प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान 2 के चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का क्या नाम था? तो इसका नाम था विक्रम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 22 जुलाई 2019 को GSLV MKIIMI द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वारा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रमोचित या लॉन्च किया गया। इसके लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे है। ऑप्शन बी दिया है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि तरंगे है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकते परंतु कुछ जानवर कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि द्वारा इसे सुना जा सकता है। इसे गाल्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थॉम्सन प्रभाव, ऑप्शन बी जूल प्रभाव, ऑप्शन सी सीबेक प्रभाव, ऑप्शन डी पेल्टियर प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉम्सन प्रभाव, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित कारों में समांतर कौन सा तेल लगता है? ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी वनस्पति तेल, ऑप्शन सी है एल्कोहल, ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोल। स्वचालित कारों में समांतर पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। गैसोलीन या पेट्रोल पेट्रोलियम से प्राप्त द्वितीय तरल मिश्रण है। पेट्रोल को शक्तिशाली घुलनशील द्रव की भांति प्रयोग किया जाता है। कारण ठंडक होती है। तो ऑप्शन ए है गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, ऑप्शन बी है जल के वाष्पीकरण से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वातानुकूलन यंत्र में समांतर एक वायु शीतक या एयर कूलर जिसे कहते हैं तथा एक वायु तापक होता है। वायु तापक संयंत्र वायु के ताप को निश्चित बिंदु से कम होने पर तापमान को बढ़ाता है तथा वायु शीतक यंत्र ताप अधिक होने पर वायु के शीतलन की क्रिया के द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। वायु शीतक यंत्र संपीड़ित प्रकार का यांत्रिक प्रशीतल एकक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्यूबलाइट में प्रकाश किस स्तर पर निर्भर रहता है? ऑप्शन ए है ट्यूब में गैस, ऑप्शन बी है ट्यूब में ठोस धातु पर दीप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्यूब में ठोस धातु पर दीप्त। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं तथा इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती है। ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करने से टंगस्टन तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा पारे की वाष्प के अणुओं को आयनित कर देता है जिससे दीप्त विसर्जन होता है। इनमें से कुछ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अल्प होती है जिससे हम देख नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है पंखे में एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है पंखे में लोहा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंखे में एल्युमिनियम। पंखे की गति को वोल्टेज से नियंत्रित किया जा सकता है। वोल्टेज नियंत्रण प्रेरण मोटर, चालित फैन आदि जैसे टेबल फैन की गति नियंत्रण की सबसे लोकप्रिय विधि है। पंखे की गति को प्रतिरोध या रिओस्टेट नियंत्रण, संधारित्र नियंत्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक नियामक विधि से भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। ऑप्शन ए रेडियो तरंगों का, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों का, ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश का, ऑप्शन डी चुंबक का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो तरंग का। आधुनिक टेलीफोन रेडियो तरंग का उपयोग करता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, आधुनिक टेलीफोन में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक चालक तारों में आवश्यक की त्वरित गति से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है। रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो और टेलीविजन संचार प्रणालियों में भी किया जाता है। ये समांतर 500 GHz से 1000 MHz की आवृत्ति परास में होता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में समय नापा जाता है। ऑप्शन ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा, ऑप्शन बी हीरा क्रिस्टल द्वारा, ऑप्शन सी शीशा द्वारा, ऑप्शन डी इस्पात द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। घड़ियों में समय क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीशे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सफाई के लिए, ऑप्शन बी प्रकाश संचरण हेतु, ऑप्शन सी शक्ति के लिए, ऑप्शन डी कमजोरी के लिए। तो देखिएगा बीपीएससी इसका क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं माना है,
मतलब इस क्वेश्चन को सही नहीं बना, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया। एक्सप्लेनेशन से दिखेगा। शीशा एक धातु है जो नीले भूरे रंग की होती है। लेड में धात्विक चमक होती है। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। इसे पीवी से प्रदर्शित किया जाता है। शीशे का प्रयोग विद्युत केबल, ओवरहेड में या भूमिगत केबल में स्विच की भांति किया जाता है। शीशे का प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में बंदूक की गोलियों के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण है ऑप्शन ए है करंट अधिक है, ऑप्शन बी है शक्ति की हानि अधिक है, ऑप्शन सी प्रतिरोध कम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊष्मा की हानि कम है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग दक्षता बढ़ाने और ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ओम के नियम अनुसार निम्न धारा निम्न प्रतिरोध हानि उत्पन्न करती है। विद्युत शक्ति के नियम मान P=VI के लिए धारा के मान के लिए वोल्टेज का उच्च मान आवश्यक है। उपग्रह का उपयोग किया जाता है ऊर्जा पैदा करने के लिए, टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए, प्रकाश सेतु। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान आदि के कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य उपग्रहों की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। तो देखिएगा संचार, प्रसारण या मौसम विज्ञान संबंधी कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर इसमें नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक जिप्टो बराबर होता है, तो एक जिप्टो बराबर होता है 10⁻21। इसका पावर 10⁻21 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि या दोलन काल क्या होती है? तो 2 सेकेंड होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि 2 सेकेंड होती है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह आगे और पीछे दोलन करता है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। ऑप्शन ए तूफान या चक्रवात का आना, ऑप्शन बी बारिश की संभावना, ऑप्शन सी शुष्क मौसम, ऑप्शन डी हो जाएगा अत्यंत शुष्क मौसम। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला एक यंत्र है जिसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर संकेत करती है, जबकि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक आई गिरावट आधी तूफान को संकेत करती है। बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ऑप्शन ए दिया संकुचन, ऑप्शन बी दिया है विस्तार, ऑप्शन सी दिया वाष्पीकरण, ऑप्शन डी दिया ऊर्ध्वापातन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्तार। ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठंड के मौसम में जब तापमान गिरता है तब किसी तालाब या जलीय क्षेत्र की ऊपरी परत काफ़ी सघन हो जाती है। यह जलीय क्षेत्र के तल तक सिकुड़ती जाती है। तालाब में जल पर संचरण तब तक चलता रहता है जब तक तालाब का पूरा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर अपने अधिकतम घनत्व तक नहीं पहुंच जाता। इस प्रकार ठंड के मौसम में पानी में ऊपरी सतह जम जाने के बावजूद तलीय क्षेत्र में जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिससे जलीय जीव आसानी से जीवित रह पाते हैं। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी CFC, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा।
ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वे गैसें हैं जो पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरणों को रोककर वायुमंडल को गर्म बनाए रखती है। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। इस प्रकार प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं तो एक दूसरे के समानांतर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समतल दर्पण एक तरफ से रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली और चपटी चिकनी शीट होती है। समतल दर्पण बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वह दर्पण के सामने रखी होती है। नाई के दुकान में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के शून्य का आवृत्ति विस्तार होता है। दिल्ली के शून्य का तो यहाँ दिल्ली नहीं रहेगी, यहाँ बिल्ली रहेगी। इसको बिल्ली के शून्य की आवृत्ति पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो 45 से 64 किलो हर्ट्ज होती है, मतलब 45 हर्ट्ज से लेकर 64 किलो हर्ट्ज तक। बिल्ली के शून्य की आवृत्ति विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होती है। ज्ञात है कि ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति के प्रसार के आधार पर निम्नलिखित में से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्रव्य तरंगे, तो देखिएगा श्रव्य तरंगे उसे कहते हैं जिसे हम सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। और अश्रव्य तरंगे जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, तो इसको कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम जो जानवर सुन सकते हैं। ये पराश्रव्य तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है, किलो हर्ट्ज तक होती है, इसको भी हम लोग सुन नहीं सकते। जैसे डॉल्फिन, चमगादड़ आदि जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, ये चारों उदासन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 2 होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो बड़े शोरूम में और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण में कौन सा मतलब दर्पण लगा होता है, उत्तल और या अवतल? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे ऐसे आ रही है यातायात को देखने के लिए वाहनों में पक्ष दृष्टि दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए हुए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो प्रेरण कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए हुए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों का प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। ऑप्शन बी दिया है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि
ऑप्शन ए है पंखा ठंडा हवा की आपूर्ति करता है। ऑप्शन बी दिया है हमारा शरीर हवा में अत्यधिक गर्मी वितरित करता है। ऑप्शन सी है हवा की चालकता बढ़ जाती है। ऑप्शन डी दिया हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंखा गर्मी के मौसम में आराम इसलिए देता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। नहीं, रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाज़ा हम लोग खोल देंगे कमरे में तो कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अतः आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर रखने से हमारे कमरे का तापमान बढ़ जाता है और फलस्वरूप कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गलत कथन का चयन करें? ऑप्शन ए दिया है कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, तो ये सही हो जाएगा। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। सी दिया है एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान कोटिंग के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही वाला ऑप्शन गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक्रोलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेयान को समांतर कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, इसलिए ए बी डी कथन सही है और सी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दो उत्तरार्ध श्रृंग अथवा दो उत्तरार्ध गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब एक सरल आवृत तरंग के माध्यम से होकर गुजरती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है जिसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जब एक प्रकाश के माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो वेग भी बदलता है और तरंग दैर्घ्य भी बदलती है, पूर्णताक भी बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आवृत्ति। जब कोई प्रकाश तरंग कांच से वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस के किस प्रकार के से लेंस बनते हैं? तो उत्तल लेंस बनते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास दूर दृष्टि को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि वह दर्पण क्या है? तो वह दर्पण अवतल लेंस है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अवतल दर्पण से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में ऑप्शन ए है अवतल लेंस नतोदर जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी है समतल अवतल, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो ध्वनि में वायु का वेग कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ध्वनि की आयु में वेग माध्यम प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि पर निर्भर करता है। माध्यम यहाँ दिया है ताप डिग्री सेल्सियस और ध्वनि का वेग मीटर प्रति सेकेंड में। तो शुष्क वायु का ताप कितना होता है, तो 0 होता है, और इसका वेग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और शुष्क वायु में फिर से 25 डिग्री सेल्सियस और इसका वेग होता है 46 मीटर प्रति सेकेंड। और हाइड्रोजन का भी ताप कितना होता है, तो 25 होता है, और इसका वेग कितना होता है ध्वनि का, तो 1284 मीटर प्रति सेकेंड। अशुद्ध जल का क्या होता है, तो 25 ताप होता है और 1498 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का वेग होता है। समुद्री जल का ताप क्या होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस और इसका वेग 1531 मीटर प्रति सेकेंड। और स्टील का क्या होता है, स्टील का भी ताप 25 होता है और इसका वेग 5960 मीटर प्रति सेकेंड। और एल्युमिनियम का भी ताप 25 होता है और इसका ध्वनि का वेग 6420 मीटर प्रति सेकेंड। लोहे का भी ताप 25 होता है और इसका वेग 5950 यानी 5950 मीटर प्रति सेकेंड। कांच का क्या होता है ताप, तो इसका 25 डिग्री सेल्सियस और इसका वेग 3980 या 3980। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है तरंग के समान, ऑप्शन बी है कण के समान, ऑप्शन सी है तरंग एवं कण के दोनों समान, ऑप्शन डी है तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण के समान, दोनों के समान। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आकाश नीला लगता है क्योंकि। इसका ऑप्शन देखिएगा। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। ऑप्शन बी दिया है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। ऑप्शन सी दिया है नीला रंग नेत्रों को अधिक सुग्राही है। ऑप्शन डी देखिएगा क्या दिया है। ऑप्शन डी है कि वायुमंडल दीर्घ तरंगों को लघु तरंगों की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। वायुमंडलीय अणु और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णन कर देते हैं। इस प्रकीर्णन में बैंगनी और नीले रंग का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, नीले, पीले, लाल रंग के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं। इसलिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है या दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, या उसको तारे के टिमटिमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने के कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल पर पहुंचने में होने वाला अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फार्मूला देखिएगा। F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अगर सेंटीग्रेड में लाना है तो सी को इधर ला देंगे और फ़ारेनहाइट में लाने के लिए सेम फार्मूला है। तो देखिएगा 9/5 और डिग्री सेल्सियस कितना दिया था, 50 दिया था प्लस 32। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 122 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है बर्फ का टुकड़ा एक टुकड़े को पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, तब पूरी बर्फ निकल जाए तो उसके बाद क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है पानी फर्श पर पूरी तरह फैल जाएगा या बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा।
ऑप्शन सी दिया पानी का स्तर पहले गिरेगा फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा। ऑप्शन डी दिया जल स्तर नहीं बदलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जल स्तर नहीं बढ़ेगा। अगर पानी से भरे गिलास या कोई भी मतलब बर्तन में अगर आप बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो वो अपने जगह पहले ही आयतन उसका घेर लेता है, इसलिए वहाँ से पानी गिरेगा नहीं। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित कर लेता है, अतः बर्फ के टुकड़े पिघलने पर वो जल उसी आयतन को पूरा करेगा। इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है तो पृष्ठ तनाव है। मतलब वर्षा की बूंदें गोल आकृति में क्यों होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिछली धातु की बूंद सभी गोलीय होती है क्योंकि उनकी सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है। एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो जल की, वायु की, खून की या शहद की। तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या दिया, जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं उतने अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। तो श्यानता का क्रम हो जाएगा, पहले शहद होगा, उसके बाद मतलब सबसे ज़्यादा शहद में होती है, उसके बाद खून में, इसके बाद जल में और उसके बाद से वायु में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे आती है। ऑप्शन ए भूकंप से, ऑप्शन बी सूर्य से, ऑप्शन सी है तारों से, ऑप्शन डी चंद्रमा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रमा से। महासागर में ऊंची तरंगे चंद्रमा से आती है। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती हैं। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा या इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन सी दिया भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। ऑप्शन डी दिया न तो द्रव्यमान और न ही भार बदलेगा। तो जब एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब किसी पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी दिया उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन सी दिया कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन डी है निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है जब प्रेशर कुकर में, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है वही प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है हवा। तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है।
तो इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और परमाणु विखंड को क्या कहते हैं, तो उसको परमाणु ऊर्जा वाले को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में जब दिशाओं में विकर्ण होता रहता है तब पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁸ भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि प्रथम भारतीय उपग्रह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। उसका नाम क्या था, तो आर्यभट्ट था। वर्ष दीर्घतम होता है तो प्लूटो पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 वर्ष, इसको पॉइंट में 247.9927 पृथ्वी वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इनका चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर अर्थात लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी निर्वात में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। तो कांच में प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल, वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के प्रकाश का धरती की मतलब सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, तो 8.5 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है, तो 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड होता है। चूँकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट है अर्थात 8 मिनट 30 सेकेंड हो गया है या दिया गया है, अतः इस प्रश्न के लिए विकल्प सी उत्तर माना जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 115 × 10⁷ किलोमीटर है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो प्रकाश की चाल क्या है, तो 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिया है 5 मिनट, ऑप्शन डी दिया है 6 मिनट, ऑप्शन सी दिया है 8 मिनट, ऑप्शन डी दिया है 10 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में विकल्प सी को सही माना है, लेकिन प्रश्न में उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प मौजूद है, अतः विकल्प ई ज़्यादा सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, तो बुध है, और सबसे बड़ा बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए दिया है बेसिक, ऑप्शन बी दिया है सी,
ऑप्शन सी दिया है फास्ट, ऑप्शन डी दिया है प्रोटॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में कार्य करती है? तो टंगस्टन फिलामेंट के रूप में कार्य करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साधारणतः मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। अतः उच्च दाब पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता। अतः इसका कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य युक्तियों में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं का निर्माण केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करती है? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी अर्धचालक करती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जर्मेनियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थ विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये समांतर चालक होते हैं। इनमें कुछ अवदरें मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है और वे एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें गलत विकल्प का चुनाव करना है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ऑप्शन बी दिया इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। अगला ऑप्शन है, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। ऑप्शन डी दिया समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में और चिकित्सा के रूप में कार्बन डेटिंग के रूप में उपयोग होता है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। इसका ये जो ऑप्शन ए है यही गलत दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, प्रश्नगत कथनों में विकल्प ए कथन सही नहीं है, क्योंकि परमाणु में नाभिक प्रोटॉन धन आवेशित कण और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं अतः और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में होते हैं। तो ये बी सी डी कथन सही है और ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार सौर ऊर्जा है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य भारी परमाणु वाले तत्वों का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना है। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया, नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होती है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडान नोबेल गैस नहीं है। रेडान नामक अक्रिय गैस में वायु नहीं पाई जाती है। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियान और आर्गन में
वाई पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एम्पियर। तो बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट पर आधारित होता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा से मापा जाता है, अतः विकल्प ए सही है। बिजली की खपत बिल वाट पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी। तो यूरेनियम हो जाएगा सबसे भारी धातु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम सबसे भारी धातु। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.08 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनसैट 2 कब छोड़ा गया था? तो 10 जुलाई 1992 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जुलाई 1992 को इनसैट 2 छोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे अभी तक के, तो सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब कल के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ेंगे।